The Fasna Pakka Hai series is hands down the best question answer series you can get for humanities students. फंसना पक्का है इज अ लाइफ सेवर। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। ये बनेगी तुम्हारे ज्योग्राफी की प्रिपरेशन की मोस्ट लेजेंडरी सीरीज एवर, क्योंकि इसमें हम करेंगे फंसना पक्का है कि क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि सारे क्वेश्चंस उनके आंसर्स हम देखेंगे। इस सीरीज को बिंज वॉच कर लो, तुम्हारा ज्योग्राफी का प्रिपरेशन 10 on 10। सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक्सप्लेन द स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। जैसे ही हम स्पेशल टर्म यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं रीजनल उसकी। जब हम लोकेशन की बात कर रहे हैं तो स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इंडिया के अलग अलग जो रीजन्स हैं वहां पे कैसे इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में समझाओ। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है या फिर बोल सकता है कि बताओ कि इंडिया का जो पैटर्न है वो इतना ज्यादा अनइवन क्यों है, कैसा पैटर्न है, उसको एक्सप्लेन करो। तो पहला पॉइंट तो यहीं से तुम्हें मिल गया, जो तुम इंट्रोडक्शन में लिख के आओगे। तुम्हारा इंट्रोडक्शन बन सकता है, पहला पॉइंट बनेगा कि इंडिया का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज हाईली अनइवन अलग अलग रीजन्स में। एक पॉइंट हो गया। इसके बाद ज्योग्राफी में तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा बार बार इन डेटा का, इन डेट्स का, इन नंबर्स का। तो इस पूरी वीडियो में सारे जो नंबर्स आएंगे उनको अच्छे से सुनते जाना। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारा जो उत्तर प्रदेश था, इसका एमसीक्यू भी बन सकता है। इसकी डिटेल आपको आंसर में लिख के आनी ही पड़ेगी। इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में थी। अब एक्सप्लेनेशन देना होगा हमें कि क्यों अनइवन पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है, उसका एग्जांपल्स हमें देना पड़ेगा। सबसे पहले जो क्यों वाला क्वेश्चन है ना, वो हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। हो सकता है कंबाइंड क्वेश्चन आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को एक्सप्लेन करो और क्यों ऐसा अनइवन है उसको भी एक्सप्लेन करो। लेकिन अभी हम पहले देखते हैं कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे क्यों है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमें हाई पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन कहां कहां देखने को मिलता है, लिख के आना। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हो हमारे, अरे 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 हमारे रिवर वैलीज हो, हमारे डेल्टास, हमारे कोस्टल प्लेन्स हो, यहां पे हमें फर्टिलिटी अच्छी देखने को मिलती है, वाटर सप्लाई अच्छा मिलता है एंड फेवरेबल क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसलिए इन रीजन्स में जो पॉपुलेशन है वो हाई है। एग्जांपल में लिख के आना उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला। फिर अगला पॉइंट है लो पॉपुलेशन वाले, डेंसिटी वाले एरियाज कौन से हैं, याद रखना। हिमालयन रीजन हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, वेस्टर्न राजस्थान हो, ये वो रीजन्स हैं जहां पे रगिड टेरेन है, मतलब टेरेन प्लेन नहीं है, अनइवन है या फिर हार्श है, प्रॉब्लमेटिक टेरेन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ जगहों पे खराब है, पुअर एक्सेसिबिलिटी है, जिसके कारण यहाँ की जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा कम है। अर्बन और इंडस्ट्रियल जो रीजन्स होते हैं वहां पे क्या होगा, वहां पे पॉपुलेशन कंपैरेटिवली हायर रहेगी। इसलिए हमें यहाँ वाले रीजन्स में हाई पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ जॉब सर्च लोग यहाँ पे आते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण लोग यहाँ पे आते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु इसका एग्जाम्पल है। एंड हमें एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक और पॉइंट आप बना के आ सकते हैं कि कई ऐसे लार्ज स्टेट्स है जहां पे लो पॉपुलेशन है एंड कई ऐसे स्मॉल एरियाज हैं जहां पे बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। एग्जांपल में लिख के आना अरुणाचल प्रदेश एंड दिल्ली का। अरुणाचल प्रदेश दिल्ली के कंपैरेटिवली साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर अपन पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं ज्यादा है। अब पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश की ज्यादा है, लेकिन हम बात पॉपुलेशन डेंसिटी की कर रहे हैं विच इज फार हायर इन दिल्ली। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपका बनेगा। ऐसे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके साथ कंक्लूजन अपना दे देना कि भाई हेंस इंडिया की जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा अनइवन है, कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे एकदम कम। अब जैसे कि मैं, अरे अरे क्या हो गया है, जैसे कि मैं, अरे 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 जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक्सप्लेन करो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। सीधे 5 फैक्टर्स पूछ रहा है। लॉन्ग आंसर्स में ये क्वेश्चन आ सकता है।
अलग अलग तरीकों से एक क्वेश्चन आ सकता है कि फैक्टर्स बताओ जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सीधे यहाँ की हम हेडिंग्स देख लेते हैं। आप चाहें तो एक फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में बना सकते हैं, इसको याद रखने के लिए अपने आंसर में एक फ्लो चार्ट बना के आ सकते हैं। पहली हेडिंग है क्लाइमेट। ऐसे एरियाज जहां पे नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वहां पे पॉपुलेशन अच्छी होती है, डेंस पॉपुलेशन होती है, वाइल ऐसे एरियाज जहां पे बहुत हॉट या फिर बहुत कोल्ड या फिर वेट रीजन्स है वहां पे स्पार्स पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। एग्जांपल में लिख के आएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स जहां पे अच्छी पॉपुलेशन है और हिमालयन रीजन जहां पे लो पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसके बाद रिलीफ एंड टेरेन, अगर हम फ्लैट प्लेन जेंटल स्लोप्स की बात करें तो यहाँ पे हायर पॉपुलेशन है, वेयर इज माउंटेनियस डेजर्ट वाले रीजन हो गए, प्लेट्यूज हो गए, यहाँ पे सेटलमेंट्स कम होते हैं, पॉपुलेशन कम होती है। एग्जांपल में लिख के आना इंडो गैंगेटिक प्लेन जहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, वेस्टर्न राजस्थान जहाँ पे इस फैक्टर के कारण पॉपुलेशन कम है। अगला पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहां पे रिवर्स होंगी, इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी, रेनफॉल सही होता होगा वहां पे हायर पॉपुलेशन डेंसिटी होगी एंड जहां पे नहीं होगा वहां पे नहीं होगी। एग्जांपल में लिख के आना गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जहां पे हमें अच्छी पॉपुलेशन देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एंड फोर्थ पॉइंट है सॉइल फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चर। ऑब्वियस सा पॉइंट है, जहां पे सॉइल फर्टिलिटी अच्छी होगी वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा हो पाएगा एंड हेंस पॉपुलेशन ज्यादा रहने आएगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इसका एग्जांपल है। लास्ट हमारी हेडिंग इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स, जहां पे डेवलपमेंट होगा, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स फैसिलिटीज अच्छी होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, वहां पे इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगा। एंड इसके एग्जांपल्स में आप लिख के आएंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड बेंगलुरु एंड अपना कंक्लूजन बना देंगे एंड कि दीज वर द फैक्टर्स जिसके कारण पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज हो सकती है। अगर तुम्हें हमारे फंसना पक्का है कि पीडीएफ चाहिए, मतलब वही वाले पीडीएफ जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके सारे आंसर्स होते हैं, और सिर्फ ज्योग्राफी के नहीं, सारे मेजर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सारे मेजर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वाले लेजेंडरी एफपीएच पीडीएफ तुम्हें मिलेंगे thetwinbros.in पे। एंड अगर रिवीजन करने के लिए तुम्हें बेस्ट 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 प्रो मैक्स क्वालिटी के नोट्स चाहिए तो प्रीमियम नोट्स भी तुम्हें thetwinbros.in पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया विच हेल्प्स अस टू गेट टू नो कि कितना स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हमारे अलग अलग रीजन्स पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये हेल्प करता है। अब पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया कैसा है उसको हम देख लेते हैं। ओवरऑल सबसे पहला एक बेसिक पॉइंट बना देना कि इंडिया का जो ओवरऑल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बहुत सारे बाकी कंट्रीज। हमारा एवरेज नंबर आप याद रखेंगे 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, विच इज अ वेरी हाई नंबर। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि लैंड रिसोर्सेस पे जो प्रेशर है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से रीजन्स में देखने को मिलती है? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जैसे कि बिहार हमारा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश के रीजन्स हो गए। यहाँ पे अब रीजन हमने पीछे देख लिए थे, वही यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। तो ऐसे ही आप भी अपने अलग अलग जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं उसको अच्छे से सुनो, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी तो यहाँ पे आपको काम आएगा। ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो इसके रीजन भी आप इस आंसर में आगे ऐड कर सकते हैं, जो हम सारे पॉइंट्स में देखेंगे। तो एक और पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है हमारा पेनिनसुलर इंडिया। वहां पे भी हमें कई रीजन्स में बहुत हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा है, कंडीशंस अच्छी है, अर्बनाइजेशन है, जैसे कि केरला हो गया या फिर तमिलनाडु हो गया। एंड कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे हमें मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जैसे कि असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड ओडिशा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो मॉडरेटली फेवरेबल है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही यहाँ पे क्रेजी हो रहा हो जिसके कारण पूरी जनता यहाँ पे बैठी हो, लेकिन खराब भी नहीं है। एंड ये पॉइंट लिख के आना। एंड अच्छी की बात कर ली, मॉडरेट की बात कर ली, तो हम लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज की भी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में याद रखना हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे हो गए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है। ये हमारे वो रीजन्स हैं जहां पे हमें लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलती है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अ क्रूड मेजर ऑफ ह्यूमन एंड
लैंड रिलेशनशिप, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्रूड मेजर का मतलब क्या होता है? एक बहुत रफ मेजर है, एक एब्सोल्यूट डिटेल वाला मेजर नहीं, एक रफ एस्टिमेट हमें देता है, एक सिंपलिस्टिक मेजर है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली समझाना है कि सिर्फ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देख के आप ह्यूमन और लैंड रिलेशनशिप को अच्छे से नहीं समझ सकते। ये एक बहुत सिंपलिस्टिक मेजर है। तो ये क्वेश्चन जब आएगा तो क्या क्या लिख के आओगे? सारे कॉन्स की लिस्ट बना के आप आओगे। सबसे पहले आप बताओगे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये हमें बता देता है कितने लोग पर यूनिट एरिया रह रहे हैं, लेकिन ये लैंड की क्वालिटी के बारे में हमें कोई भी डिटेल नहीं देता। हो सकता है यहाँ जहां पे मैं हूं, यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में 50 लोग रह रहे हो या फिर 500 लोग रह रहे हो, लेकिन उससे क्या पता चला यहाँ की लैंड क्वालिटी अच्छी है, खराब है, बेसिक है, क्या है? हमें ये सारी डिटेल इससे पता नहीं चलती। ये कल्टीवेबल लैंड को भी इग्नोर कर देता है। अब अगेन मेरे इस रीजन में अगर 500 लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितने एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है जो उनको फीड करने के लिए यूज हो रहा है, कितना ऐसा रीजन है जो माउंटेनियस है या फिर डेजर्ट है जो खाली पड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये फैक्टर्स हमें इंक्लूडेड देखने को नहीं मिलते इस हमारे डिटेल में, हमारे पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी में। एंड हेंस डेजर्ट, फॉरेस्ट को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि कल्टीवेबल लैंड कितना है, प्रेशर कितना पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया के लैंड में। राजस्थान वर्सेस गंगा प्लेन्स एग्जांपल्स हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ का अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी से ये नहीं बता सकते कि किस एरिया पे अच्छा लैंड है, किस एरिया पे खराब लैंड है, किस जगह पर ज्यादा डेजर्टी रीजन है, किस जगह पर लोग ज्यादा रह रहे हैं। तो ये हमें इस नंबर से पता नहीं चलता। अगेन डेंसिटी डज नॉट शो प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है ये हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे रिफ्लेक्ट करने में हेल्प नहीं करता। फॉर एग्जांपल किसी रीजन का डेवलपमेंट कितना अच्छा है या खराब है, इससे हमें नहीं पता चलता। एंड हेंस बाकी जो फैक्टर्स है फिजियोलॉजिकल और जो एग्रीकल्चरल डेंसिटीज हो गए, बाकी जो नंबर्स हो गए, वो हमें यूज करना पड़ता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिर्फ हमें पॉपुलेशन डेंसिटी हर एक चीज के बारे में नहीं बता पाता। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एक बहुत बेसिक टॉपिक है। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। हो सकता है जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए तो उसमें कंबाइंड क्वेश्चन ये आ जाए, एक छोटी सी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए। तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम में, इस टाइम से लेके इस टाइम में किसी एक पर्टिकुलर रीजन की पॉपुलेशन में कितना चेंज आया। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आप अपने आंसर में लिख के आ सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज ऑफ नंबर पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। अब क्वेश्चन आपसे साथ में पूछ रहा है इसके कंपोनेंट्स बताओ कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो 2 कंपोनेंट है, एक नेचुरल और एक इंड्यूस्ड। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारा वो डिफरेंस जो बर्थ और डेथ के कारण क्रिएट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ। फॉर एग्जांपल अगर हाई बर्थ रेट है और डिक्लाइनिंग डेथ रेट है तो क्या होगा? पॉपुलेशन में हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड अगर उल्टा होता है तो एक नेगेटिव ग्रोथ वहां पे हो सकती है। दूसरा कंपोनेंट है इंड्यूस्ड ग्रोथ, मतलब अगर ये रीजन है, यहाँ की पॉपुलेशन मान लेते हैं बढ़ तो रही है, लेकिन पॉपुलेशन नेचुरल फैक्टर्स के कारण नहीं, इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बाहर से लोग यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ग्रोथ, जो कि हमारा यहाँ का दूसरा कंपोनेंट है। तो अगर इन माइग्रेशन होता है तो पॉपुलेशन साइज जो हमारा पॉपुलेशन है वो बढ़ेगा, एंड आउट माइग्रेशन होता है तो पॉपुलेशन जो है वो कम होगा। अगला बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, कई बार आया है, आ सकता है फिर से, आपसे पूछ रहा है 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया के बारे में। एंड ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर में भी, अलग अलग फेज के बारे में पूछ सकता है कि फेज 1 के बारे में बताओ, या फिर इस ईयर से इस ईयर का जो फेज था उसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो कैसे भी एक क्वेश्चन आएगा, आपको इसको बहुत अच्छे से सुनना है, आपको सारे फेजेस की डिटेल्स जो है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, आप किसी भी क्वेश्चन में बना सकते हो कि इंडिया में लास्ट सेंचुरी में हमें जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिला है, ये बर्थ, डेथ और माइग्रेशन के कारण देखने को मिला है, और हमने 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में इसको डिवाइड किया है। द फर्स्ट फेज इज, अब
अपनी कॉपी में आप चाहो तो इस नंबर को लिख सकते हो। क्वेश्चन ऐसे भी अपन नीचे जब जाएंगे ना तो हम और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इसी टॉपिक से पूछ सकते हैं। तो वहां पे आप देखोगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1901 से 1921 का जो पॉपुलेशन ग्रोथ का फेज था सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर दो, तो आप क्या क्या लिख के आओगे। फेज 1 जो था हमारा, आप सबसे पहले टाइम पीरियड लिखना और लिख देना कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टैग्नेंट या फिर स्टेशनरी फेज, क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। ग्रोथ रेट जो थी या तो बहुत लो थी या फिर कई जगहों पर कई टाइम पे नेगेटिव ग्रोथ रेट भी हमें देखने को मिल जाती है। अब इसके फैक्टर्स क्या थे लिख देना कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा हाई थे। तो बहुत सारे बर्थ तो हो रहे हैं बट बहुत सारे डेथ्स भी हो रहे हैं, जिसके कारण जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था वो या तो बहुत कम था या फिर डिक्लाइनिंग था। क्या थे इसके रीजन? हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, मेडिकल सर्विसेज हमारे पास नहीं थी, इलिटरेसी इस टाइम पीरियड में हमें इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनएफिशिएंट था एंड हेंस फूड एंड बाकी जो नेसेसिटीज हैं वो सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। अब हम बात करते हैं फेज 2 की, 1921 से 1951। अब 1921 के बाद हमें एक स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। पॉपुलेशन राइज तो कर रही थी धीरे धीरे, इसके साथ साथ क्यों कर रही थी? क्योंकि हमें हेल्थ एंड सैनिटेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है हमारे कंट्री में, एंड मोर्टेलिटी रेट इसके कारण यानी कि जो डेथ रेट था वो इन फैक्टर्स के कारण थोड़ा सा नीचे गया था। इंडिया में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंप्रूव हुए थे एंड हेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस भी बेटर हुआ था। जो क्रूड बर्थ रेट था वो अभी भी बहुत ज्यादा हाई था, लेकिन अब क्योंकि हमारा मोर्टेलिटी रेट कम हुआ था अब पॉपुलेशन धीरे से बढ़ना चालू हो रही थी। एक लास्ट पॉइंट इसमें लिख के आ सकते हो कि इट इज वेरी इंप्रेसिव कि इंडिया में हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया एंड वर्ल्ड वॉर 2 का ये टाइम पीरियड था, लेकिन स्टिल इंडिया में हमें एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिलती है। फेज 3 इसका क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एक्सप्लोजन वाला जो फेज था उसको एक्सप्लेन करो। फेज 3 आजादी के बाद 51 to 81 इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड ये कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में जो मोर्टेलिटी रेट था वो गिर गया था, लेकिन फर्टिलिटी रेट था वो बहुत ज्यादा हाई था एंड हेंस इंडिया की पॉपुलेशन वाज एक्सप्लोडिंग। क्यों? क्योंकि अब इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, डेवलपमेंट हो रहा था, प्लानिंग हो रही थी, सेंट्रलाइज्ड लेवल पे स्ट्रक्चर्स बेटर हो रहे थे एंड हेंस हर एक चीज इंडिया में इंप्रूव कर रही थी, पॉपुलेशन एकदम से एक्सप्लोड कर गई। हमारी जो इकोनॉमी थी इट वाज इंप्रूविंग एंड लोगों के जो लिविंग कंडीशंस थे दे वर इंप्रूविंग एज वेल एंड हेंस हमें इंडिया में क्या देखने को मिलता है? नेचुरल फैक्टर्स के कारण हाई ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। प्लस नेचुरल फैक्टर तो थे ही, बर्थ रेट अप थी, डेथ रेट नीचे जा रही थी, लेकिन माइग्रेशन के कारण भी तिब्बतन्स, बांग्लादेशीज, नेपालीज बहुत ज्यादा इंडिया में माइग्रेट कर रहे थे। ये भी एक इंड्यूस्ड फैक्टर था जिसके कारण पॉपुलेशन एकदम से बर्स्ट कर गई। फेज 4 1981 से टिल प्रेजेंट, इसके बारे में क्या लिख के आएंगे? जो ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन थे अभी भी बहुत हाई है, लेकिन धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है। धीरे से हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है बर्थ रेट में एंड इसके कारण जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो धीरे से स्लो डाउन कर रही है। और क्या रीजन है इस फेज के, इस चीज के होने के? इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज, मतलब जो एवरेज मैरिज एज है इट हैज इंक्रीज। मुझे ही देख लो, अभी तक शादी नहीं हुई है, लिख के जाना अपने एग्जाम में, देव भैया की शादी नहीं हुई है अभी तक। हेंस क्लियरली इंडिया में थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है। इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ, लिख के नहीं आ जाना, सच में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई है, एजुकेशन इन फीमेल्स बढ़ गया है एंड ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो हमें इस फेज में अब देखने को मिल रही हैं। अब एक कंक्लूडिंग पॉइंट दिया हुआ है, बताया गया है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने क्या सजेस्ट किया था कि इंडिया की 2025 तक 1350 मिलियन पॉपुलेशन क्रॉस कर जाएगी। ये नंबर आप याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में काम आएगा, आंसर्स में लिखने को काम आएगा। एंड अगर हम एस्टिमेट्स देखें तो बोला जाता है कि 2025 तक इससे भी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन टच कर चुकी थी। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि कंबाइंड क्वेश्चन आए, ये ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ इस फेज के बारे में बताओ या फिर सिर्फ इस फेज के बारे में, इस फेज के बारे में बताओ, तो तैयार है ना। मैंने ये चीज आपको पहले ही बता दी थी। एक्सप्लेन द रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की जा रही है, स्पेशल पॉपुलेशन
पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इंडिया में हमें अलग अलग रीजन्स में अलग अलग देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 1991 टू 2001 इंडिया के जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थे, यहाँ पे एक ऑब्वियस पैटर्न हमें देखने को मिलता है। पॉपुलेशन जो ग्रोथ है इंडिया का, ये रीजन्स के अक्रॉस बहुत ज्यादा वाइडली डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अब ऐसे रीजन्स की बात करेंगे जहां पे कम है, ऐसे रीजन्स की बात करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा है। सबसे पहले एक हेडिंग बना सकते हो सदर्न स्टेट्स। याद रख लो केरला की हम बात कर रहे हैं, इसने दिखाया था बहुत ज्यादा लो ग्रोथ। सबसे लोएस्ट रेट हमारे इंडिया में केरला ने इस टाइम पीरियड में शो किया था। नॉर्थ सेंट्रल ईस्टर्न स्टेट्स जो है, यहाँ पे हमें कंपैरेटिवली हायर ग्रोथ रेट्स देखने को मिलते हैं। 1991 टू 2001 ग्रोथ रेट जो था वाज जनरली हायर देन 2001 एंड 2011। तो ये याद रखना कि इस फेज में हमें ज्यादा एक ग्रोथ रेट देखने को मिलता है एज कंपेयर टू बाद के फेज में। एंड 2001 टू 2011 के फेज में ऑलमोस्ट सारे जो इंडिया के स्टेट्स थे वहां पे जो ग्रोथ रेट था वो कंपैरेटिवली पिछले डेकेड से कम था। कुछ स्टेट्स थे जो एक्सेप्शनल थे इन अ वेरी नेगेटिव वे, बट स्टिल मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि ज्यादातर स्टेट्स में एक डिक्लाइन था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एडोलेसेंट पॉपुलेशन। तुम लोगों के साथ क्या दिक्कत है, वेरी पर्सनल क्वेश्चन, उसको हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। स्टेप्स क्या लिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए। तो क्वेश्चन दोनों चीजों के बारे में पूछ रहा है। पहले हम तुम लोगों की मतलब तुम्हारे एज ग्रुप की प्रॉब्लम की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए हैं। सबसे पहले, अभी तक तो मजाक की बात हो गई, अब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, तो चैलेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं, मैरिजेस की लोअर एज हमें देखने को मिल जाती है, इलिटरेसी हमें देखने को मिलती है। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास ये फैसिलिटीज हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं पढ़ा पा रहा हूं, लेकिन हर इंडिया के सेक्शन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। हमें काफी सारे ऐसे रीजन्स देखने को मिलते हैं जहां पे इलिटरेसी इज अ मेजर इशू, स्पेशली फीमेल इलिटरेसी हमें इंडिया में कई रीजन्स में बहुत हाई देखने को मिलती है। स्कूल ड्रॉप आउट्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स का लो इनटेक हो गया, या फिर हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी यानी कि एडोलेसेंट मदर्स में हमें डेथ रेट काफी देखने को मिल जाता है। HIV एंड एड्स जैसे इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज हमें इस एज ग्रुप में देखने को मिल जाती है। ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि एज पर द सोर्स, ट्रस्ट मी ब्रो, द जेन ज़ी इज कंज्यूमिंग मच लेसर एल्कोहल, बट स्टिल एक प्रॉब्लम है जो हमें इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जुवेनाइल डिलिक्वेंसीज मतलब कि एक यंग एज में बिलो 18 बहुत सारे बच्चे हैं जो क्राइम्स वगैरह कमिट कर देते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें यंग एज में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं पॉलिसीज की। क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों के बारे में कि बताओ NYP को एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन सिर्फ गवर्नमेंट के स्टेप्स के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो नेशनल यूथ पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी याद रखना पड़ेगा, मंथ के साथ इसको याद रखो, February 2014 में। प्रोपोज्ड अ होलिस्टिक विजन मतलब क्या, किसी एक एस्पेक्ट को डेवलप नहीं करना, एक होलिस्टिक हर एक एस्पेक्ट को हमें ग्रो करना है। इंडिया का जो यूथ है उसमें टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। ये लाइन आप अपने आंसर में मेंशन करके आ सकते हैं। इंडिया को एक राइटफुल प्लेस, अपने यूथ को ग्रो करा के उनको स्किल्ड बना के एक राइटफुल प्लेस में इंडिया को ले जाने की इसकी कोशिश है, ये इसका मिशन है। NYP 2014 ने यूथ को कैसे डिफाइन किया है, 15 to 29 ईयर्स का, मैं भी तुम्हारे साथ हूं इस एज ग्रुप में। इस एज ग्रुप को यूथ से डिफाइन किया है और इस एज ग्रुप को डेवलप करने के लिए ये पूरा टारगेट करता है। नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, इसका काम क्या था, एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना टू ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज। मतलब जो अलग अलग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उन सबको एक अम्ब्रेला में लेके आना है, एक प्रोग्राम के अंडर में लेके आना है। इसका एक मोटिव था टू अलाइन टू दिस कॉमन स्टैंडर्ड, बेसिकली कॉमन स्टैंडर्ड्स लेके आना जो डिमांड सेंटर्स के साथ अलाइन कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम स्किल्स सिखा रहे हैं अपने यूथ को और जो डिमांड है रिक्वायरमेंट की, जो वर्क रिक्वायरमेंट है वो अलग है, उसको लिंक करने का काम भी ये कर रहा था कि स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, ऐसी स्किल डेवलपमेंट जो लोगों को जिसकी लोगों को डिमांड भी हो ताकि लोगों को काम वो आए। तो ये आप लिख के आ सकते हैं, गवर्नमेंट के स्टेप्स थे जो उन्होंने लिए हैं यूथ के लिए। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लग रही है
तो लाइक भी कर देना ताकि यूट्यूब को पता चले कि वीडियो अच्छी है, वो हमको प्रमोट करे, एंड कमेंट भी कर देना ताकि अगेन यूट्यूब को भी पता चले, एंड तुम्हारे कमेंट से मुझे भी पता चलता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। लव यू। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन एंड डिस्क्राइब द रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले तो टॉपिक है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की ये डिटेल आप अपने ये जो डेफिनेशन है ये आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, एंड इसके हम मल्टीपल क्वेश्चंस देखेंगे। एक रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन के बारे में पूछेगा, फिर हम देखेंगे रिलीजियस कॉम्पोजिशन के बारे में क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन आए, इवन दो शॉर्ट मार्क का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी आप स्टार्ट इस डेफिनेशन से कर सकते हैं कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन वो फील्ड ऑफ स्टडी है विद इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी जिसमें हम बहुत वास्ट कवरेज करते हैं, जिसमें हम एज, सेक्स, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइब्स, लैंग्वेज, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, लिटरेसी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सारी चीजों का जब एनालिसिस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। अब जब हम बात कर रहे हैं रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन की, तो पहला पॉइंट आपका यही बन सकता है कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस जब हम जज करते हैं तो उससे हमें इकोनॉमी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोशल फैक्टर्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। इंडिया में 68.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है एज पर द 2011 सेंसस, इट लिव्स इन इट्स विलेजेस। क्या पता चला आपको कि बहुत ज्यादा रूरल पॉपुलेशन इंडिया में देखने को मिलती है। इंडिया में 640,867 विलेजेस हैं, जिसमें से इतने विलेजेस यानी कि 93% जो विलेजेस हैं दे आर इनहेबिटेड, एंड हेंस इससे हमें समझ में आता है कि इंडिया का जो रूरल बेस है इट इज वेरी स्ट्रांग, बहुत ज्यादा हमारी रूरल पॉपुलेशन है। तो ये पॉइंट आपका हो गया। फिर हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है ये अलग अलग स्टेट्स में अनइवन है, ऐसा नहीं है कि सब जगह पर सेम हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार और हिमाचल प्रदेश किस चीज के लिए याद रखोगे? हाई रूरल पॉपुलेशन के लिए। गोवा एंड मिजोरम से याद रखोगे कि यहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन से थोड़ी सी ज्यादा बस है जो हमारे विलेजेस में यहाँ पे रहती है, कंपैरेटिवली काफी ज्यादा लो नंबर है एज कंपेयर टू बिहार हो गया या फिर हिमाचल प्रदेश हो गया। अर्बन पॉपुलेशन की हम बात करें तो इट फॉर्म्स ओनली 31.16% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन धीरे से रैपिडली ग्रो कर रही है। अब क्यों कर रही है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंप्रूव्ड हेल्थ कंडीशंस, हाइजीनिक कंडीशंस इन द अर्बन एरियाज, इसका हम आगे जाके एक अलग से क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे इसको बेटर डिस्कस हम करेंगे। अब रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है ये किसके थ्रू होता है? मेनली जो रोड और रेलवे कनेक्टिविटी है उसके थ्रू बहुत ज्यादा रूरल अर्बन माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। मेनली जो हमारे इंडस्ट्रियल रीजन्स है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, ये वो रीजन्स है जहां पे ज्यादातर लोग अर्बनाइजेशन के कारण जा रहे होते हैं। अब एक्सप्लेन द, उसी चीज का क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में, यहाँ पे हमने एक कंक्लूडिंग पॉइंट बना दिया, लेकिन अब डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया क्यों हो रहा है, या फिर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई इज ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन फास्टर देन द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारे रूरल पॉपुलेशन अर्बन शिफ्ट ले रही है, एंड उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं उसको हम यहाँ इस आंसर में लिख के आएंगे। सबसे पहले एक हेडिंग आप बना सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारे अर्बन एरियाज में हो रहा है, इसके कारण इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं रूरल एरियाज के लोगों को, जो अब इन सिटीज में जाना प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल हमने पीछे देख लिया, वो यहाँ पे भी आप लिख के आएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जिसके कारण दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे एरियाज में बहुत सारे वर्कर्स रूरल एरियाज पे माइग्रेट कर रहे हैं। बेटर हेल्थ कंडीशन है, हाइजीनिक कंडीशंस बेटर हैं हमारे बहुत सारे अर्बन एरियाज की एज कंपेयर टू हमारे रूरल एरियाज, जहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, कोई हेल्थ सप्लाईज नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, जिसके कारण अक्सर लोग अर्बन एरियाज में अब शिफ्ट हो रहे हैं। एक पुल फैक्टर अर्बन एरियाज में है। अब वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के कारण भी एक अच्छी कनेक्टिविटी हमें रूरल और अर्बन उसमें देखने को मिलती है, जिसके कारण भी बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज की तरफ जा पाते हैं। एग्रीकल्चरल स्टेग्नेशन हमें कुछ एरियाज में, जैसे कि हमारे गंगा प्लेन्स, तेलंगाना, वेस्टर्न राजस्थान में, जहां पे एग्रीकल्चरल स्टेग्नेशन है, जिसके कारण लोगों को चाहिए बेटर अपॉर्चुनिटीज, एंड हेंस लोग सिटीज की तरफ जाते हैं इन सर्च ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज। अब
क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे रिलीजियस कॉम्पोजिशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन के बारे में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, हो सकता है लॉन्ग आंसर इससे ही आ जाए। सबसे पहला एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आप लिख के आ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत डोमिनेंट फोर्स है जो हमारे कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ को इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे हम देखेंगे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलग अलग जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं इंडिया की, उनके बारे में। सबसे पहली हेडिंग बना देना हिंदूज, और याद रखना आपको समझ होगी ही इस चीज की कि एक मेजर ग्रुप है, मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप है हमारे इंडिया का, जो कि ज्यादातर स्टेट्स में सबसे मेजॉरिटी वाला ग्रुप है। 70 to 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ये फॉर्म करता है। अब ऐसे रीजन जहां पे हिंदू मेजॉरिटी ज्यादा नहीं है, ये एक ऐसी डिटेल है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि हमारे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स, इंडो पाक बॉर्डर, जम्मू एंड कश्मीर, हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये सारे रीजन्स हो गए, स्कैटर्ड एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड गंगा प्लेन। एग्जाम्पल्स है उन रीजन्स के जहां पे हमें हिंदू मेजॉरिटी देखने को नहीं मिलती। बाकी सारे जो मेजर स्टेट्स हैं वहां पे मेजरली हमें हिंदू डोमिनेंट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। मुस्लिम्स के बारे में पॉइंट बना के आ जाना, ये लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है, 14.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इनकी मेजॉरिटी हमें कश्मीर वैली, लक्षद्वीप जैसे एरियाज में देखने को मिल जाती है। दे आर मेनली कंसंट्रेटेड इन जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरला एंड अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके बाद क्रिश्चियन हमारे मेनली रूरल एरियाज में देखने को मिलते हैं, 2.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मेनली गोवा, केरला, मेघालय और मणिपुर में क्रिश्चियंस हमारे कॉन्सेंट्रेटेड हैं। सिख्स जो है हमारे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हमें देखने को मिलते हैं। जैन्स और बुद्धिस्ट, दे आर स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया। जैन्स जो है हमारे राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलते हैं। मीनवाइल हमारे जो बुद्धिस्ट हैं कॉन्सेंट्रेटेड इन सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश जैसे रीजन्स। इसके अलावा कुछ और रिलीजियस ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जोरास्ट्रियंस हो गए, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, या फिर कोई और बिलीफ वाले लोग, इंडिजिनस हमारे बहुत सारे फेथ्स एंड बिलीफ्स हैं। लेकिन ये हमारे इंडिया में स्कैटर्ड है अक्रॉस इंडिया, अलग अलग स्पेसिफिक लोकेशंस में। तो यही आप लिख के आ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड इन स्मॉल पैकेट्स अराउंड इंडिया। एक्सप्लेन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जब टॉपिक आएगा तो एक फ्लो चार्ट बना सकते हो 3 उस वाला, एंड लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स के बारे में। हमने 3 मेन कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया है, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स और नॉन वर्कर्स। मेन वर्कर्स मतलब जो 183 डेज या उससे ज्यादा का काम कर रहे हैं साल भर में। मार्जिनल वर्कर्स जो 183 डेज से कम काम कर रहे हैं साल भर में, और नॉन वर्कर्स जो काम नहीं कर रहे हैं। वर्क पार्टिसिपेशन का अलग से क्वेश्चन आ सकता है। वर्क पार्टिसिपेशन रेट की हम बात करें तो इट इज ओनली 39.8% ऑफ टोटल इंडिया की पॉपुलेशन जो इकोनॉमिकली एक्टिव है, विच मीन्स कि नियरली 70% नॉन वर्कर्स हमारे इंडिया में है, एंड हाई डिपेंडेंसी रेशियो हमें देखने को मिलता है। सेक्टोरियल कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स की हम अगले क्वेश्चन में और अच्छे से बात करेंगे, यहां से भी कुछ डिटेल्स आप याद रखेंगे। जो हमारे वर्कर्स किस चीज में इन्वॉल्व है सबसे ज्यादा, आप समझते हैं इस बात को, मेनली हमारे प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। हमारे अलग अलग सेक्टर्स क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स, जिसमें से जो प्राइमरी सेक्टर है इट इज द मोस्ट डोमिनेटिंग सेक्टर इन इंडिया। 54.6% जो वर्कर्स हैं हमारे, दे आर ईदर कल्टिवेटर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स। ये हमें बताता है इंडिया का एग्रेरियन नेचर कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल वर्क में इन्वॉल्व है। फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, जिसमें हमें 3.8% पॉपुलेशन देखने को मिलती है सेकेंडरी सेक्टर में, विच इज far less as compared to the primary sector। इसमें कौन से लोग आ जाते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं जिसमें लोग एम्प्लॉयड हैं। एंड टर्शरी सेक्टर 41.6% ऑफ द वर्कर्स, जिसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शनल वर्कर्स, सर्विसेज वाले लोग, ये सारे लोग आ जाते हैं। एंड ये जो हाई नंबर है ये हमें दिखाता है कि कैसे अब शिफ्ट आ रहा है प्राइमरी से
सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ, इसकी बात हम नेक्स्ट टॉपिक में ज्यादा अच्छे से करेंगे। लार्जर परसेंटेजेस ऑफ वर्कर्स का एग्जांपल आप याद रख सकते हो, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय, जो इस टॉपिक में आप एक पॉइंट बना के आ सकते हो। आगे हम एक पूरा क्वेश्चन देखेंगे कि फीमेल का पार्टिसिपेशन कम क्यों है। अभी के लिए एक पॉइंट आप याद रख लो कि जो मेल वर्कर्स है, दे आउट नंबर द फीमेल वर्कर्स इन इंडिया इन ऑल द 3 सेक्टर्स। अब सेक्टर्स की बात है तो सेक्टोरल जो कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया है उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ के नंबर्स अच्छे से सुनो और अपने आंसर में मेंशन करके आना। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या, एक पॉइंट ये ही हो गया आपका, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग। अगला पॉइंट आपका बनेगा एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स, नंबर आप लिख के आएंगे। मेजर इन रूरल एरियाज हमारे, जहां पे प्राइमरी एक्टिविटी सारी परफॉर्म की जाती है। एंड एम्प्लॉयमेंट जो है हमारा मोस्टली मैनुअल एंड ट्रेडिशनल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, लोग यहाँ पे काम में इन्वॉल्व हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो है हमारा, उसका पहला पॉइंट यही है कि इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो गया, 3.8% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। इसमें फैक्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वगैरह के वर्क आ गए, ये हमारा सेकेंडरी वो हो गया वर्कफोर्स। एंड ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में। फिर टर्शरी सेक्टर आ गया, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, आईटी, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ वाले सारे फील्ड हमारे आ गए इसमें। एंड इसमें लिख के आना, नंबर हमने पहले भी देख लिया था, फिर से एक बार याद कर लो। इसका हमें रैपिड ग्रोथ देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ है, टेक्नोलॉजीज बहुत सारी आई हैं, बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जॉब्स। अब एक ट्रेंड है जो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर से अब शिफ्ट हुए सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। तो हेंस प्राइमरी सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट, इवन दो इट इज द लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडिया, सबसे बड़ा इसका शेयर है, लेकिन ये डिक्लाइन कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो बाकी 2 सेक्टर है हमारे, ये ग्रो कर रहे हैं। एंड हेंस इससे हमें समझ में आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इंडिया में हो रहा है। एंड इंडिया की जो पॉपुलेशन वर्कफोर्स है, इट इज शिफ्टिंग टू सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी एक साइन है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, एक्सप्लेन करो वो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पुअर वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन इंडिया। इंट्रोडक्शन यही बना सकते हो कि मेल वर्कर्स आउटनंबर विमेन इन ऑल 3 सेक्टर्स, एंड उसके सारे फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जिसके कारण सेग्रीगेशन हमें कई बार देखने को मिलता है कि विमेन विल डू द हाउस होल्ड वर्क्स, जो मेन है वो बाहर का काम करेंगे, जिसके कारण हमें विमेन का कम पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। कई बार एजुकेशन, हमने पीछे इसका पॉइंट देखा था, एजुकेशन विमेन को प्रोवाइड नहीं किया जाता, अनस्किल्ड विमेन की पॉपुलेशन बहुत हाई है, जिसके कारण उनको काम नहीं मिलता है। फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ इसका रीजन है। एक और चीज, इसके कारण कई बार विमेन का हेल्थ डिटीरियोरेट कर जाता है, मेल न्यूट्रिशन रीजन यहाँ पे हो सकता है, जिसके कारण कई बार विमेन वर्किंग कंडीशन में नहीं होती है। फीमेल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगेन फैमिली में उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ये भी एक फैक्टर है। एंड मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम जीते हैं, जहाँ पे कई बार विमेन को एक्सेस नहीं होता बाहर वर्कफोर्स को ज्वाइन करने का। ये सारे रीजन आप अपने आंसर में लिख के आ सकते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, गुड। बोर्ड हमारा आज बहुत मेहनत कर रहा है, मेरा जो ईयरफोन है वो इसी में चार्ज हो रहा है और इसी से कनेक्टेड है इसका तार। गुरु भैया को ये बात पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मना करते हैं ऐसी हरकतें करने से, लेकिन अब तो हो रहा है भाई। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।